इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर के आपके मन में कभी न कभी प्रश्न उठा होगा। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न कभी न कभी किसी से पूछा ज़रूर होगा। और वो प्रश्न है कि एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो भारत समेत कुछ और देश जो हैं वो अपना ध्यान सिर्फ 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट तक ही केंद्रित क्यों करके बैठे हैं। क्या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आज मॉडर्न वॉरफेयर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे? क्या हमें भी पूरी तरीके से अपनी वायुसेना में सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ही शामिल करना चाहिए? तो आज के अपने इस वीडियो में इस तरह के मिलते जुलते तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आपको पता ही है कि हाल ही में भारत ने अपने 4.5 जनरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है, जिनमें बेसिकली तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित नहीं कर रहा है, बल्कि एमका पे भी जो काम है वो पूरी तरीके से शुरू है। और माना जा रहा है 2024 में पहला जो मॉडल है, पहला जो प्रोटोटाइप है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसकी पहली उड़ान 2025 से 26 के बीच में आयोजित की जा सकती है। बात करें तेजस मार्क 2 की, तो इसके पहले दर्शन आपको इसी वर्ष के अंत में हो जाएंगे और इसकी भी पहली उड़ान 2024 में आयोजित की जानी लगभग निर्धारित हो चुकी है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सिर्फ हमें इस समय 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे फोकस करना चाहिए? क्या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अब समय के साथ पुराने हो गए हैं? क्या उनका महत्व खत्म हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आज आपको कुछ डेटा हम आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद आप इस चीज़ का निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा समर्थ हो जाएंगे कि क्या वाकई हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। दोस्तों, बात करते हैं अभी चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित कर सके हैं। सबसे बड़ा है अमेरिका, रशिया और चाइना। यही कुछ मुख्य देश हैं जिन्होंने अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित किया है। इंडिया करने वाला है। इनफैक्ट कुछ और देश हैं जो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर यूके को देखा जाए तो उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को स्किप करके सीधा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे अपना कदम रख दिया है। और फ्रांस भी इस समय 5th जनरेशन फाइटर का प्रोग्राम को स्किप करके 6th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है, खासकर उनका जो FCAS प्रोग्राम है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है, इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद भी लिमिटेड नंबर्स में ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास तकरीबन 200 की संख्या में F-22 रैप्टर्स एक्टिव सर्विस में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रैप्टर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? एक रैप्टर की जो अनुमानित पर यूनिट कॉस्ट आती है वो तकरीबन 280 से लेकर के 300 मिलियन डॉलर्स के बीच में आकी गई है। वहीं F-35 लाइटनिंग 2 की बात करें तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट आकी गई है वो 120 से लेकर के 125 मिलियन डॉलर्स के बीच में आकी गई है। लेकिन कहते हैं ना गांव में कहावत कि हाथी को खरीदना आसान है लेकिन पालना मुश्किल। तो ये ठीक कहावत आपकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे बैठती है, क्योंकि आप अगर इनको खरीद भी लिए तो इतने से बात नहीं बनने वाली है। अगर हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खासकर F-35 की, तो आज तक इसमें जो मेंटेनेंस इश्यूज हैं वो मौजूद हैं। इनकी मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। 1 घंटे की उड़ान के बाद ही इनमें अच्छा खासा पैसा मेंटेनेंस में खर्चा करना पड़ता है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि F-35 लाइटनिंग 2 की जो पर आवर की फ्लाइंग कॉस्ट है या ऑपरेशन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन $44,000 की है। जी हाँ, $44,000 की कॉस्ट आती है। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करें F-16 से, तो F-16 की जो पर यूनिट पर आवर कॉस्ट है फ्लाइंग, वो तकरीबन $8,000 के आसपास आकी गई है। और अब आप समझ सकते हैं कि इनको ऑपरेट करना भी कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी इनको लिमिटेड नंबर्स पे ही ऑपरेट करती है और हर ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। अमेरिका ने 2005 में F-22 रैप्टर्स को अपनी सर्विस में शामिल किया था, लेकिन आज भी अगर आप देखें जितने भी अमेरिका के बड़े मिशंस थे, यानी कि अगर आप मिडिल ईस्ट के मिशन देख लें, इराक सीरिया के मिशन देख लें, तो कहीं पे भी अमेरिका के आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्टिव सर्विस में दिखाई नहीं पड़ेंगे, या बहुत रेयरली शायद कभी किया गया हो तो ये बात सामने ना आई हो। लेकिन अमेरिका के कोई भी इस तरह के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है आपको जल्दी किसी ऑपरेशन में दिखाई नहीं पड़े होंगे। अमेरिका इस प्रकार के ऑपरेशन में आज भी F-15, F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। क्यों अमेरिका वहां नहीं कर सकता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये चीज़ अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है।
फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे अच्छा गुण जिसको हम कहते हैं, वह है स्टेल्थ। लेकिन इस स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट को अपनी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। जी हाँ, इस स्टेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, स्टेल्थ के फीचर को मेंटेन रखने के लिए इसे अपनी मनूवरबिलिटी, इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी और भी कई चीज़ें हैं जिससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और F-35 तो पहले से ही अपने मेंटेनेंस इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि भैया अगर ऐसा है तो फिर जो अमेरिका जैसे देश हैं, ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित ही क्यों कर रहे हैं, सीधा फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे नहीं जा सकते क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है। अब स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल अगर आप गौर से देखें तो आपको पता होगा, जब सद्दाम हुसैन को लेकर के अमेरिका ने अपना विरोध दर्ज करवाया था और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च किया था, तो उस समय सद्दाम हुसैन के पास दुनिया के सबसे ताकतवर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और अमेरिका के जो फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो आसानी से उसके निशाने पर आ रहे थे। तो उससे बचने के लिए अमेरिका ने अपने F-117 नाइट हॉक्स को इस्तेमाल किया था, जो कि काफ़ी स्टेल्दी एयरफ्रेम के साथ आते थे। हालांकि उसको हम डेडिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने सऊदी अरेबिया के सद्दाम हुसैन के इराक में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंसेस थे उसको ध्वस्त कर दिया था। तो स्टेल्थ फाइटर का अधिकतर जो इस्तेमाल किया जाता है वो एयर सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है, सीड मिशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए किया जाता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप हर छोटे मोटे काम के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते, और इसीलिए आज भी दुनिया के तमाम देश 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको अपनी वायुसेना में बड़ी संख्या में रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट और फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। इनफैक्ट आज के जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, ये कुछ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की भी जो कैपेबिलिटी है उसको और फीचर्स हैं उसको आपस में शेयर करते हैं। और एक जो मुख्य अंतर अब इनमें बच गया है बेसिकली वो स्टेल्थ का ही बच गया है, वरना सारी चीज़ें तो इनमें अब आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें बेसिकली स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो मेन चीज़ जो उनकी होती है वो है उनका जो कह सकते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जो कि तकरीबन हम ये एज्यूम करते हैं कि काफ़ी कम रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ वो आते हैं। लेकिन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी आज के दिन बाय दिन दिन प्रतिदिन स्टेल्थियर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें एडवांस जो फीचर्स हैं उनको अब शामिल किया जा रहा है। जैसे कि उनमें रेडार ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डाइवर्टर सुपरसोनिक इनलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिज़ाइन में इन्हेंसमेंट्स की जा रही हैं। तो ऐसे कर करके वो भी लगातार स्टेल्थियर हो रहे हैं और अगले तकरीबन 40 वर्षों तक आपको दुनिया भर की वायुसेना में जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। और ऐसा आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो अफोर्डेबल नहीं हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए अभी अमेरिका जैसे पावरफुल नेशंस तो इनको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो देश जो इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं हैं उनके लिए तो आज भी एक सपना है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना। तो इस चीज़ को लेकर के आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने खुद 144 की संख्या में F-15EX का ऑर्डर प्लेस किया है, जबकि वो F-35 लाइटनिंग 2 को भी खरीद सकते थे। और इसका बयान खुद अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख ने दिया कि हर काम के लिए आप F-35 लाइटनिंग 2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास एक सुपर कार है तो आप सुपर कार को डेली यूजेस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप उनका इस्तेमाल संडे ड्राइव के लिए करेंगे, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर रेगुलर काम के लिए अपनी सुपर कार को निकालेंगे। यही एग्जाम्पल उन्होंने दिया और इसी से उन्होंने कनेक्ट किया F-35 लाइटनिंग 2 को। उन्होंने कहा F-35 लाइटनिंग 2 एक सुपर स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसका इस्तेमाल आप डेली यूजेस के लिए नहीं कर सकते, स्पेशल पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।